नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। तो आइए शुरू करते हैं तेज खबरों का सिलसिला। 17वीं लोकसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ये 5 साल देश में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के रहे हैं। पीएम मोदी ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की सराहना करते हुए कहा कि आक्रोश और आरोप के भी पल आए, अपने पूरे धैर्य के साथ सदन को चलाया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर को लेकर सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो देश की भावी पीढ़ी को देश के मूल्यों पर संवैधानिक शक्ति देगा। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा के 7 सत्र ज्यादा प्रोडक्टिविटी वाले भी रहे। इस सफलता के लिए प्रधानमंत्री ने सभी सांसदों और फ्लोर लीडर का आभार जताया। पहले सत्र में दोनों सदनों ने कुल 30 विधेयक पारित किए, जो रिकॉर्ड रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि 17वीं लोकसभा ने नई बेंचमार्क बनाए हैं। हमारे संविधान लागू होने के 75 वर्ष भी इसी कालखंड में पूरे हुए। इसी सदन ने आर्टिकल 370 को हटाकर संविधान के पूर्ण रूप को पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई संसद की शुरुआत नारी शक्ति वंदन अधिनियम से हुई है। जब भी इस नए सदन की चर्चा होगी तब नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र होगा। नए सदन की पवित्रता का एहसास उसी क्षण हो गया था जब अधिनियम पास हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि मुस्लिम बहनें 3 तलाक से परेशान थीं। अदालत से अपने हक में फैसला मिलने के बाद भी उन्हें उनका अधिकार नहीं मिल रहा था। उन्हें सम्मान देते हुए उनका अधिकार 17वीं लोकसभा ने ही दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेंगोल के रूप में हमने विरासत के अंश और आज़ादी के पहले पल को संजोने का प्रयास किया है, जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा आज़ादी के पहले पल की याद दिलाएगा। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि आगामी चुनाव देश की शान बढ़ाने वाले होंगे और विश्व को अचंभित करने वाले होंगे। सत्र के अंत में प्रधानमंत्री ने सदन के सफल संचालन के लिए सदस्यों का आभार व्यक्त किया। बजट सत्र के अंतिम दिन शनिवार को संसद के दोनों सदनों में ऐतिहासिक श्री राम मंदिर और श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा हुई। लोकसभा में चर्चा में हिस्सा लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भगवान राम जनमानस के प्राण हैं। गृह मंत्री ने कहा कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए पीएम मोदी ने संतों द्वारा सुझाए गए यम नियम का अधिक कठोरता से पालन किया। गृह मंत्री ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर भारत के गौरवमयी युग की शुरुआत है। राज्यसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आरोप लगाया कि यूपीए सरकार की गलत नीतियों, भ्रष्टाचार और समय पर फैसले न ले पाने के चलते भारत की आर्थिक स्थिति बदहाली में पहुंच गई। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में 10 वर्षों में भारत आज दुनिया की 5 बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में एक बना है और जल्द ही देश तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति होगा। वित्त मंत्री ने कहा कि काले धन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद यूपीए ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए, जबकि पीएम मोदी ने मंत्रिमंडल की पहली ही बैठक में काले धन पर रोक लगाने के लिए फैसले लिए। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने चर्चा के दौरान आरोपों का बचाव करते हुए कहा कि यूपीए पर हमला करने वाली मोदी सरकार रोजगार के अपने वायदे को पूरा करने में असफल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर शनिवार को नमो हैट्रिक के नारे लिखे भगवा टी-शर्ट पहनकर संसद भवन पहुंचे। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने केंद्र में तीसरी बार मोदी सरकार बनने का दावा करते हुए कहा कि तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। इस कार्यक्रम में गुजरात के 182 विधानसभा क्षेत्रों से लाखों लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में प्रधानमंत्री आवास योजना और अन्य आवास योजनाओं के तहत निर्मित 1,30,000 से अधिक घरों का शुभारंभ और शिलान्यास भी किया। विकसित भारत विकसित गुजरात कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि सरकार सभी को पक्की छत उपलब्ध कराने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत का निर्माण आज देश का संकल्प बन चुका है। पीएम ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी को विकसित भारत का आधार स्तंभ बताया।
प्रधानमंत्री ने कहा कि गरीब कल्याण की हर योजना के सबसे बड़े लाभार्थी दलित, ओबीसी, आदिवासी परिवार ही हैं। पीएम ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का भी जिक्र किया। संवाद के दौरान पीएम ने आम नागरिकों का जीवन बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करते रहने की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने कहा कि उनके लिए देश की जनता, विशेषकर बहन बेटियों का आशीर्वाद ही सब कुछ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आदि महोत्सव का शुभारंभ किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आयोजित ये महोत्सव 18 फरवरी तक चलेगा। महोत्सव में जनजातीय विरासत की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि इस अभियान से कमजोर जनजातीय समूह के लोगों को न्याय और समानता मिलेगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सीएए यानी नागरिकता संशोधन कानून को लेकर बड़ा बयान दिया है। अमित शाह ने एक निजी चैनल के कार्यक्रम में कहा कि ये कानून लोकसभा चुनाव से पहले ही अधिसूचित हो जाएगा। अमित शाह ने कहा कि 2024 के आम चुनाव में भाजपा 370 सीटें और एनडीए 400 सीटों के आंकड़े को पार करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की जाति पर राहुल गांधी का झूठा बयान शर्मनाक और निंदनीय है। अमित शाह ने एनडीए का कुनबा बढ़ाने का संकेत देते हुए कहा कि जनता मोदी सरकार को तीसरे टर्म में और बड़ा समर्थन देने को तैयार है। यूसीसी पर कहा कि ये एक संवैधानिक एजेंडा है, लेकिन कांग्रेस तुष्टीकरण के कारण इसे नजरअंदाज कर रही है। भाजपा शासित कई राज्य यूसीसी को अपने अपने राज्यों में लागू करने की मंशा जता चुके हैं। असम में भी शनिवार को यूसीसी पर चर्चा के लिए राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। उत्तराखंड में नैनीताल जिले के हल्द्वानी के वनभूलपुरा में हुए उपद्रव मामले की मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। कुमाऊं मंडल के आयुक्त दीपक रावत को जांच अधिकारी बनाया गया है। हल्द्वानी में हिंसा जांच की रिपोर्ट 15 दिनों के भीतर शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच वनभूलपुरा में हालात सामान्य हैं। पुलिस द्वारा करीब 5000 से अधिक अज्ञात लोगों के साथ साथ 19 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तराखंड पुलिस के अनुसार यह हिंसा सुनियोजित तरीके से की गई। कुछ उपद्रवियों और दंगाइयों द्वारा माहौल बिगाड़ने का काम किया गया। ऐसे दंगाइयों की सबसे पहले पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है। हल्द्वानी में पैरामिलिट्री फोर्स की 10 कंपनियां और 5 से अधिक पीएसी की कंपनियां तैनात हैं। गुरुवार को वनभूलपुरा क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए विवाद में 5 लोगों की मौत हो गई। हल्द्वानी हिंसा घटना पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा में कहा कि कानून तोड़ने का जिसने भी काम किया है, कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा। उन्होंने कहा कि हम दंगाइयों को नहीं बख्शेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के आर्मी हेलीपैड से शिखर होटल तक रोड शो किया। धामी ने पूरे बाजार में लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। इस मौके पर सांसद अजय टम्टा, विधायक मोहन सिंह मेहरा सहित बीजेपी के प्रदेश स्तरीय पदाधिकारी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात की और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित होने पर बधाई दी। एनडीए में शामिल होने के बारे में पूछे जाने पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि जब चरण सिंह जी को भारत रत्न दिया गया है तो मेरी भावनाएं अपने आप जुड़ गई हैं। आगे हमारी रणनीति क्या है, कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब समय पर दिया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भाजपा द्वारा शुरू किए गए दीवार लेखन कार्यक्रम में वो शामिल हुए। उन्होंने भोपाल के लालघाटी चौराहे ओवरब्रिज के पास गांधीनगर मंडल के वार्ड क्रमांक 6 के बूथ क्रमांक 56 पर दीवार लेखन किया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि एक बार फिर से मोदी सरकार अभियान के अंतर्गत दीवार लेखन में वो सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा, यहां निजी मकान पर सहमति के बाद हमने दीवार लेखन किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने हाथी पांव नामक बीमारी यानी फाइलेरिया उन्मूलन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन की शुरुआत की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल ने वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम की शुरुआत की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए द्वारा कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में जम्मू कश्मीर के आतंकी संगठन जमात इस्लामी के फंडिंग मामले में छापेमारी की गई। जमात इस्लामी को फरवरी 2019 में गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम के तहत गैर कानूनी संगठन घोषित किया गया है। दक्षिणी कश्मीर और श्रीनगर में ये छापेमारी जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल द्वारा की जा रही है।
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एनआईए ने कई जगहों पर छापेमारी की है। छापेमारी हैदराबाद, एलबी नगर और हिमायत नगर समेत कई अन्य ठिकानों में की गई। कार्रवाई कथित माओवादी संबंधों को लेकर हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो एक धर्म विशेष की संरक्षक बन गई हैं। वहां रोहिंग्या के लिए रेड कार्पेट है। लोकसभा में जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 पारित होने के बाद हर तरफ प्रसन्नता जताई जा रही है। इसको लेकर जम्मू कश्मीर पहाड़ी जनजाति एसटी फोरम के सदस्यों ने दिल्ली में जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में ट्रक और बस की टक्कर होने से 4 लोगों की मौत हो गई है। हादसे में कई लोग घायल हैं। पुलिस ने बताया कि ये घटना मुसुनुरु टोल प्लाजा पर हुई है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुंबई एनसीबी के पूर्व जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े अब नई मुसीबत में फंस गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने समीर वानखेड़े के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। समीर वानखेड़े अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने के बाद सुर्खियों में आए थे। समीर वानखेड़े पर आरोप है कि उन्होंने आर्यन खान को फंसाने के एवज में कथित रूप से 25 करोड़ रुपए की रिश्वत की मांग की थी। एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी, वायुसेना प्रमुख ने सैन्य प्रौद्योगिकी संस्थान पुणे का दौरा किया और रक्षा सेवा तकनीकी स्टाफ कोर्स के सभी प्रतिभागियों के साथ बातचीत की। उत्तर प्रदेश के कानपुर में बिठूर महोत्सव की शुरुआत हुई। इस मौके पर 2 किलोमीटर का हाफ मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। इसमें काफी संख्या में लोगों ने भाग लिया। अयोध्या धाम में रामलला के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से एक विशेष गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर अयोध्या धाम के लिए रवाना किया। एक छोटा सा ब्रेक। क्या लड्डू हम यहाँ बैठे बैठे पैसे बना सकते हैं। Amazing day. What a match this has been. Cracking shot. What a way to finish the game. Guys, मैं तुम्हारे बिजनेस आइडिया का बड़ा फैन हूँ। अब बिजनेस चाहे जो भी, SBI का करंट अकाउंट तो चाहिए ना। SBI करंट अकाउंट से सिंप्लीफाइड बिजनेस ट्रांजैक्शंस और ग्रेट कस्टमर सर्विस। SBI, देश का फैन। मेरे भाई अरविंद कुमार की कुछ महीने पहले एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उन्होंने पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ था, जो अब भाभी के घर के खर्च और बच्चों की पढ़ाई में काम आएगा। पॉलिसी बाजार की टीम ने क्लेम दिलवाने में हमारी पूरी मदद की। क्लेम के टाइम पे आपकी हेल्प के लिए हमेशा तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। नमस्कार। सबकी तरह मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। हमारी मेहनत ही हमें जीवन में आगे लेके जाती है। और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे कदम को जिंदगी भर के लिए रोक देती हैं। भारत में सालाना हजारों लोग हाथी पांव नाम की बीमारी की चपेट में आकर जीवन भर के लिए अपाहिज हो जाते हैं। मलेरिया की तरह ही हाथी पांव एक मच्छर के काटने से फैलता है। और ये याद रखिए कि हाथी पांव का कोई इलाज नहीं है। गांव, शहर, अमीर, गरीब, हर जात और धर्म की रेखा पार कर किसी को भी अपनी जकड़ में ले सकता है हाथी पांव। पर डरे नहीं, इसका बचाव आसान है। साल में सिर्फ एक बार सरकार द्वारा दी हुई मुफ्त दवाएं खाएं और इस बीमारी से अपने आप को और अपने परिवार को बचाएं। 10 फरवरी से हाथी पांव से बचाव की दवा अवश्य खाएं। अपने आप को और अपने परिवार को इस दर्दनाक बीमारी से बचाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब खबरों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया। ये मेला दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित किया गया। ये मेला 10 फरवरी से 18 फरवरी तक चलेगा। इस पुस्तक मेले की थीम बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा रखी गई है। वहीं अतिथि देश के तौर पर इस बार सऊदी अरब को चुना गया है। यहाँ 22 भारतीय भाषाओं के अलावा कई विदेशी भाषाओं की किताबें देखने को मिलेंगी। दिल्ली में एक कार्यक्रम में लेखक राहुल तिवारी की पुस्तक द प्यूरिटन मूवमेंट, यूएस यूनिवर्सिटीज एंड देयर एंटी भारत अप्रोच शीर्षक नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर प्रज्ञा प्रवाह के राष्ट्रीय संयोजक जे नंद कुमार मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने 2023-2024 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ जमा पर ब्याज दर 8.25% तय कर दी। ये पिछले 3 साल में सर्वाधिक है। चैट जीपीटी निर्माता ओपन एआई वर्तमान में प्रतिदिन लगभग 100 बिलियन शब्द तैयार कर रहा है। इसका खुलासा सह संस्थापक और सीईओ सैम ऑल्टमैन ने किया। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड 2023-2024 12 से 16 फरवरी के दौरान सदस्यता के लिए खोला जाएगा। इसकी निपटान तिथि 21 फरवरी है। आरबीआई द्वारा सोने के बॉन्ड 6,263 रुपये प्रति ग्राम की कीमत पर जारी किए जाएंगे। जनवरी में इक्विटी में बिक्री और डेट में खरीदारी का एफपीआई निवेश फरवरी महीने में लगातार जारी है। 9 फरवरी तक एफपीआई ने 3,074 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची और 15,093 करोड़ रुपए का कर्ज खरीदा। जिंदल स्टेनलेस ने मिसाइलों और उपग्रहों के प्रक्षेपण में उपयोग किए जाने वाले मूल्यवर्धित उत्पादों के विनिर्माण के लिए एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र विशाखापत्तनम के साथ एक समझौता किया है। जीएसडब्ल्यू समूह ने ओडिशा में 40,000 करोड़ रुपए के निवेश से ईवी परियोजना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि आयोग ने मुंबई, सूरत, वाराणसी और विशाखापट्टनम के आर्थिक रूपांतरण और 2047 तक भारत को एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने में मदद करने के लिए एक योजना तैयार की है। माइक्रोसॉफ्ट ने सप्ताह के अंत में $3.125 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ किया, जो अब तक किसी भी कंपनी के लिए सबसे अधिक है। सरकार ने डिजिटल धोखाधड़ी को नियंत्रित करने के लिए अब तक 1.4 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक किया है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार ये मोबाइल नंबर वित्तीय धोखाधड़ी में शामिल थे। रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का घाटा बढ़ा। कंपनी की ओर से बताया गया है कि अधिक खर्चों के कारण दिसंबर तिमाही में एकीकृत शुद्ध घाटा बढ़कर 421.17 करोड़ रुपए हो गया। रिलायंस कंज्यूमर जल्द ही करेगी एक और अधिग्रहण। कंपनी ने बताया कि 27 करोड़ रुपए में रावलगांव शुगर फॉर्म के कॉफी ब्रेक और पान पसंद जैसे कन्फेक्शनरी ब्रांड का अधिग्रहण करेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि सरकारी स्वर्ण बॉन्ड एसजीबी सोमवार से 5 दिन के लिए खुलेगा। स्वर्ण बॉन्ड की इस किस्त का निर्गम मूल्य 6,263 रुपये प्रति ग्राम तय किया गया है। कुल्लू के भुंतुर स्थित हवाई अड्डे को वन संरक्षण अधिनियम एफसीए के तहत मंजूरी मिल गई है। अब जल्द ही इसका विस्तार होगा और इससे कुल्लू के पर्यटन उद्योग को भी काफी फायदा मिलेगा। लॉजिस्टिक और भंडारण प्रदर्शनी मंच लॉजीमैट इंडिया ने 2027 तक 1 करोड़ नौकरियां सृजन करने में मदद करने के लिए ज्ञान हस्तांतरण, कौशल विकास और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए गतिशक्ति विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी उत्पाद वितरक कंपनी राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ को पेशकश को लोगों को जबरदस्त रिस्पांस मिला। तीसरे और अंतिम दिन राशि पेरिफेरल्स के आईपीओ को 59.71 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। आईपीओ के तहत 600 करोड़ रुपए तक के नए शेयर जारी किए गए हैं। इसमें कोई बिक्री पेशकश शामिल नहीं है। इसके लिए 295 से 311 रुपए प्रति शेयर का मूल्य दायरा तय किया गया है। इजरायली वायुसेना की ओर से हमले जारी हैं। रफा में इजराइल की ओर से किए गए हवाई हमले में 28 फलस्तीनियों की मौत हो गई। एक स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार रफा क्षेत्र में घरों पर 3 हवाई हमले किए गए, जिनमें 3 परिवारों के कई सदस्यों की मौत हो गई। वॉशिंगटन में एक रेस्तरां के बाहर हमले के कुछ दिनों बाद अमेरिका में एक टेक कंपनी के भारतीय मूल के 41 वर्षीय अधिकारी की मौत हो गई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक पुलिस मोबाइल वैन पर हमले के बाद हुई गोलीबारी में कम से कम 3 आतंकवादी और एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई। अमेरिकी सीनेट ने $95 अरब के विदेशी सहायता विधेयक पर बहस शुरू करने के लिए मतदान किया है। म्यांमार के राजमार्ग पर 5 वाहनों के बीच हुई एक दुर्घटना में 3 लोगों की मौत हो गई और 7 अन्य लोग घायल हो गए। सीरिया की राजधानी दमिश्क के पश्चिमी इलाकों को इजराइल ने आधी रात के बाद निशाना बनाकर मिसाइल से हमला किया। रूस में सैन्य उपग्रह ले जाने वाला सोयूज 2.1V वाहक रॉकेट प्लेसेस कॉस्मोड्रोम से लॉन्च किया गया है। इजरायली हमलों से गाजा पट्टी में बच्चों को कई दिनों तक भोजन के बिना रहना पड़ रहा है, क्योंकि सहायता काफिलों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही है।
गाजा में इजराइल की ओर से जारी हमले में मारे गए फलस्तीनियों की संख्या बढ़कर करीब 27,000 से ज्यादा हो गई है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात की। बाइडेन ने ओलाफ शोल्ज को यूक्रेन संकट में उनके नेतृत्व और बहादुरी के लिए धन्यवाद दिया। ओलाफ शोल्ज और जो बाइडेन ने इजराइल और हमास के बीच संघर्ष पर भी चर्चा की। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि हम गाजा पट्टी में मानवीय सहायता बढ़ाएंगे। संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि इजराइल ने क्षेत्र में हमास को हराने के लिए एक निकासी योजना तैयार करना शुरू कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि हम रफा में नागरिकों को लेकर बेहद चिंतित हैं। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में कल भारत का सामना ऑस्ट्रेलिया से। भारत 5 बार की चैंपियन है। भारतीय टीम का इरादा 6ठी बार विश्व चैंपियन बनने का है। भारत की अंडर 19 टीम ने 2012 और 2018 फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराया था और इस वर्ल्ड कप के खिताबी मैच में भी वो प्रबल दावेदार है। इंग्लैंड के खिलाफ चल रही टेस्ट सीरीज के बाकी बचे 3 मैचों के लिए भारतीय टीम का हुआ ऐलान। भारतीय दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली व्यक्तिगत कारणों से अंतिम 3 टेस्ट के लिए भी उपलब्ध नहीं। दक्षिण अफ्रीका के स्पिन गेंदबाज केशव महाराज ने कहा है कि आगामी T20 विश्व कप में स्पिन गेंदबाजों का रहेगा बोलबाला। श्रीलंका ने सलामी बल्लेबाज पथुम निसांका के दोहरे शतक की मदद से पहले एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 42 रन से हराने में सफलता पाई। श्रीलंका के लिए पथुम निसांका ने नाबाद 210 रन की पारी खेली। निसांका श्रीलंका के लिए वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज शमर जोसेफ ने आईपीएल टीम लखनऊ सुपर जॉयंट्स को किया ज्वाइन। गाबा की ऐतिहासिक टेस्ट जीत में निभाई थी अहम भूमिका। भारतीय टेनिस स्टार सुमित नागल चेन्नई ओपन के फाइनल में पहुंचे। सेमीफाइनल में डेलिबोर वर्कीना को 6-3, 6-4 से हराया। पहली बार आयोजित हुई बिम्स्टेक एक्वाटिक्स प्रतियोगिता के खिताब को भारतीय टीम ने किया अपने नाम। थाईलैंड की टीम को मिला दूसरा स्थान। भारतीय महिला हॉकी टीम ने हॉकी प्रो लीग में अमेरिका पर 3-1 की जीत हासिल की। भारतीय टीम के लिए वंदना कटारिया ने 9वें, दीपिका ने 26वें और समीला टेटे ने 56वें मिनट में गोल किए। शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को दर्शकों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत की है और पहले दिन 6.5 करोड़ रुपए की कमाई की। एक्ट्रेस नोरा फतेही अपनी अपकमिंग फिल्म क्रैक की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। एक्ट्रेस ने शूटिंग से एक घटना को याद किया जहां एक एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग के दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। टीवी सेंसेशन निया शर्मा ने असम के गुवाहाटी स्थित कामाख्या मंदिर में देवी के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया। फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा को लेकर अभिनेता अर्जुन रामपाल पूरी तरह से तैयार है। अभिनेता ने अपने सह कलाकार विद्युत जामवाल को एनिमल कहकर संबोधित किया। फिल्म के एक्शन पर अर्जुन ने कहा, मैंने अपने सभी स्टंट खुद करने की कोशिश की है। विद्युत जामवाल अभिनीत फिल्म क्रैक जीतेगा तो जिएगा में अभिनय करने वाली अभिनेत्री एमी जैक्सन फिल्म प्रमोशन के लिए लंदन से वापस आ गई हैं और फिल्म का प्रमोशन कर रही हैं। झलक दिखला जा के मंच पर प्रतियोगी मनीषा रानी के परफॉर्मेंस देखकर अभिनेत्री कीर्ति सेनन आश्चर्यचकित रह गई। डांस रियलिटी शो में शाहिद कपूर और कीर्ति सेनन को अपनी फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का प्रमोशन करते हुए देखा गया। बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज अभिनेता और बीजेपी नेता मिथुन चक्रवर्ती को तेज सीने में दर्द होने के कारण कोलकाता के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बॉलीवुड में डेब्यू के 64 साल बाद धर्मेंद्र ने एक बड़ा फैसला लिया है। धर्मेंद्र ने अपना ऑन स्क्रीन नाम बदल लिया है। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में धर्मेंद्र एक खास किरदार निभा रहे हैं। दिवंगत अभिनेता सतीश कौशिक की आखिरी फिल्म कागज 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया है।